नमस्कार दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए प्रेडिक्टेबल में कि कौन से मेटल जो हैं वो एसिडिक जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, उनके बारे में हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो कार्बन है और जो सिलिकन है, कार्बन और सिलिकन जो है ना, ये पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, और कैल्शियम जो है ना ये एस ब्लॉक में आता है। तो हमें ये भी पता है कि जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, कैसे पता चलता है? एक्चुअली इन ऑक्साइड्स को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं ना, तो ये अपना इफ़ेक्ट लिटमस पेपर पे दिखाते हैं। तो इसलिए हमें पता चलता है कि ये एसिड्स हैं। और जो ये बेस है, कैसे पता चला? कैल्शियम ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं इनको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये हमें लिटमस पेपर से पता चलता है। ठीक है, तो इसमें एक एसिड जो है ना, ये एसिड ही एक एम्फोटेरिक इन नेचर है। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और अच्छा, ये इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है कैसे? चलो, आपको नहीं लर्न होता है, कोई बात नहीं। इसके लिए एक ऐसे इस तरीके से समझिए इसको। अपने डेली रूटीन में हम देखते हैं कि जब बारिश आती है, हमारे आसपास बड़े लोग कहते हैं कि बेटा बहुत दिनों बाद बारिश आ रही है ना, तो अब रेन में बिल्कुल नहीं जाना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्या है? एसिड रेन। क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद जब बारिश आती है तो जो रेन आती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। क्यों एसिडिक इन नेचर होती है? इसका रीज़न देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, तो हमें पता ही है ना। तो ये जब बारिश आती है ना, तो ये ऑक्साइड्स उस वाटर से रिएक्शन कर जाती है, और जब रिएक्शन करती है तो ये एसिड्स बना लेती है। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बारिश आई तो ये क्या बना दिया इसने? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना दिया। ठीक है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, उसने वाटर से रिएक्शन करी और ये H2SO4 बना दिया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड HNO3 टाइप का बना देंगे। तो ऐसे ही ये जो है ये एसिडिक ऑक्साइड। तो इनको याद मत कीजिएगा, इनको समझ के लर्न कीजिए, क्योंकि कई बार हम बहुत बार पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी हमें ध्यान नहीं रहता कि अरे यार, एसिडिक ऑक्साइड किसके थे, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है। तो इसको ये लाइव एग्जांपल से आप समझिए। ठीक है, चलिए। द बॉन्ड दैट डिटरमाइंस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमें पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कह रहा है कि द प्रोसेस एनोड इज। अच्छा ठीक है, तो वे एनोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही होगी? ठीक है, हमें अगर याद है तो ठीक है, नहीं हमें पता है तो ये ध्यान रखिएगा, LOAN, लोन। इसमें ऑप्शन दिए हुए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ या फिर नन। या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एनोड पे, या रिडक्शन हो रहा होगा। तो लोन से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। देखिए, एनोड पूछा है ना, एनोड ये हो गया, ये एनोड है, लोन में ए। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। एनोड नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और ये एनोड है। तो ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल अपीयर कलर ड्यू टू। किसी मटेरियल में कलर कैसे आता है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रल कलर्स, द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डाई मॉलिक्यूल, द कंपोजिशन ऑफ द वाइट लाइट फ्रॉम वेरियस स्पेक्ट्रल कलर्स, या फिर ऑल आर राइट। तो इसमें से मुझे जो लग रहा है वो फर्स्ट है, द एब्सॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रल कलर्स। एक्चुअली जो कलर्स होते हैं बहुत सारे, आपको पता है विवियोर 7 कलर्स होते हैं ना। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की कलर को अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमें वो वैसा ही दिखाई देता है, उसी कलर का फिर वो दिखाई देता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमें वो वैसा दिखाई देता है। और हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, ये भी हमें पता है।
हम पढ़ चुके हैं, है ना, 10th क्लास में फिजिक्स वगैरह में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज ऑक्यूल्जन? चलिए इसको पढ़ते हैं. ऑक्यूल्जन क्या होता है? ये क्या होता है ना, द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, या गैस भी कह सकते हैं, कोई भी गैस, द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकेल एक्सेट्रा इज ड्यू टू इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्मेशन. जब कोई मेटल होता है उसको बहुत ही बारीक क्या कर दिया जाता है, ग्राइंड कर देते हैं ना, बहुत बारीक उसको ग्राइंड कर देते हैं. तो उस समय क्या होता है कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है. उस पाउडर को हम कहते हैं फाइनली डिवाइडेड मेटल. फाइनली डिवाइडेड मेटल. तो उससे सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है. सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है. किसका? गैसेस का एब्जॉर्प्शन होता है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्यूल्जन कहते हैं. ठीक है, फिर से बताऊँ आपको. द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन by the transition elements like platinum, palladium, nickel, etc. is due to the interstitial hydride formation. interstitial hydride formation मतलब आपने उसको क्या कर दिया, मेटल को बहुत ही फाइनली डिवाइडेड मेटल बना दिया, या उसका पाउडर बना दिया है. अब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, उसने गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसी प्रोसेस को हम ऑक्यूल्जन कह रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑक्लूजन. ऑक्लूजन, व्हाट इज़ ए कैटालिटिक प्रमोटर? कैटालिटिक प्रमोटर्स जो होते हैं ना, वो एफिशिएंसी, दे इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं. अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल है जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं? कैसे ऐसा कोई प्रमोटर है जो कैटलिस्ट की क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं? हो सकता है ऐसा, है ना. इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे अमोनिया का है ना, अमोनिया में हमने देखा है कि जब अमोनिया बनता है तो उसमें कितने सारे हम वो यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट वगैरह. कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं, Fe यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं, तब जाके हमको अमोनिया मिलता है ना. तो जो मोलिब्डेनम है ना, वो प्रमोटर का ही तो काम करता है. किसके प्रमोटर का? आयरन डाला है ना, आयरन और मोलिब्डेनम दोनों डालते हैं. तो आयरन जो है वो एक कैटलिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम जो है ना वो एक कैटालिटिक प्रमोटर है, जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है आयरन की. भैया कर काम कर, काम कर, कर काम कर, है ना. इस तरीके से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है. क्लियर हो गया. और यहीं पर ना कैटालिटिक पॉइजन भी होते हैं. कैटालिटिक पॉइजन में क्या होता है कि जो हैबर प्रोसेस जो ये अमोनिया वाली मैंने आपको भी बताई थी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी डाला जाता है, आयरन भी डाला जाता है, और मोलिब्डेनम भी डाला जाता है. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना क्या करता है, कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है. मतलब ये जो कैटलिस्ट है ना Fe, उसको क्या करता है, पॉइजन का काम करता है उसके लिए. मतलब उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ईजीली? कौन सी गैसेस जो लिक्विफाइड हो सकती हैं? लिक्विफाई जो लिक्विफिकेशन के लिए क्या, गैसेस के लिक्विफिकेशन के लिए क्या कंडीशन है? आप कूलिंग कर दो और कंप्रेसिंग कर दो. ये हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि किसी भी गैस को यदि हम क्या कर दें, ठंडा कर दें बहुत, और हाई प्रेशर दे दें, ठंडा कर दें और हाई प्रेशर दे दें, तो वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है. कूल नहीं, लिक्विफाइड हो जाती है. कूलिंग एंड कंप्रेसिंग, दीज आर द टू कंडीशंस टू कन्वर्ट द गैस इनटू द लिक्विड. ठीक है, तो अब इनमें से देखिए Cl2, N2, O2 और H2 में से कौन ईजिली लिक्विफाई हो जाएगी? क्लोरीन. इसमें से क्लोरीन होगी, पता है. क्लोरीन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन जो है ये इजीली, क्योंकि ना HCl जो है, और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो होती है ना, ये इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं गैसेस में. ये भी मतलब इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से अगर हम देखें तो Cl2 इजीली लिक्विफाई हो जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये नहीं होती हैं इजीली लिक्विफाई. ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड HNO3 प्रोटीन गिव येलो कलर, दिस टेस्ट इज कॉल्ड. ये देखिए HNO3 हीटिंग विद कंसनट्रेटेड HNO3 प्रोटीन और कंसनट्रेटेड HNO3 को डाला जा रहा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
वो है क्वेश्चन है। तो ये इसको कहते हैं जेंथोफ्रोटिक टेस्ट, और इसमें येलो कलर का पीपीटी मिलता है, येलो कलर हो जाता है उस प्रोटीन का जब उसमें कंसिडर्ड HNO3 डालते हैं, तो वो येलो, इट बिकम्स येलो कलर्ड। तो दिस इज़ कॉल्ड जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट ये प्रोटीन्स के लिए होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि जेंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए होता है, प्रोटीन्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच जियोलाइट इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। अल्कोहल से गैसोलीन डायरेक्ट अगर आपको बनाना है तो ये ZSM-5 जो है ये यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जियोलाइट है ZSM-5। हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनाइड्स इज, एक्टिनाइड का हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना वो +7 होता है। ये याद करना पड़ेगा, +7 होता है। और अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना जानते हैं तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, +7 ही मैक्सिमम दिखाते हैं। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर कॉल्ड। अब ये बताइए आप, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल जो है ये क्या प्लेटिनम मटेरियल्स हैं, कॉइनेज मेटल्स हैं, फेरस मेटल्स हैं, या कोई भी नहीं है। तो अगर हम बात करें ना इन सारे मेटल्स की, तो हाँ पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक स्पेशली इनको डिवाइड किया हुआ है ना। तो चलिए देखते हैं, ये आयरन का ग्रुप आ रहा है ना, तो ये जो मेरे ख्याल से आयरन ग्रुप आ रहा है, तो ये कौन सा होना चाहिए, फेरस मेटल्स होने चाहिए। फेरस मेटल्स कौन से, फेरस मेटल्स ये होने चाहिए। अच्छा मैं आपको बता दूँ प्लैटिनम मेटल्स किसे कहते हैं, एक बार लिख के बता देती हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉइनेज मेटल्स तो आपको वो वाला ग्रुप पता होगा, ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना। चलिए मैं लिख के बताती हूँ, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। ये तो हो गए फेरस मेटल्स, ये आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप प्लैटिनम मेटल्स। प्लैटिनम मेटल्स हम कहते हैं रोडियम, रोडियम एंड ऑस्मियम को हम क्या कहते हैं, प्लैटिनम मेटल्स कहते हैं। उसके बाद कॉइनेज मेटल्स हम कहते हैं Cu, Ag और Au को, है ना। इन्हीं के सिक्के या इन्हीं के चांदी का और सोने का सामान बनता है, इसके सिक्के, ये सब मतलब कॉइनेज मेटल्स में आ जाते हैं। और अब क्या बचा, फेरस हो गया, प्लेटिनम, तो तीनों क्लियर हो गया आपका। तो फेरस मेटल कौन से हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही क्वेश्चन थे, कल फिर लेके आती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय।